हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मोशन इन अ प्लेन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, अभी तक हमने ये जान लिया था कि मोशन इन अ प्लेन यानी किसी समतल पर गति क्या होती है। इसके साथ साथ हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था, यानी सदिश और अदिश राशियां क्या होती हैं। सदिश राशियों की हमने विशेषताएं जानी थी, अलग अलग प्रकार के हमने सदिश देखे थे। इसके साथ साथ हमने जो है कुछ प्रॉपर्टीज भी इनकी पढ़ी थी, ठीक है। इसके बाद हमने जो पढ़ा था वो था आपका वेक्टर एडिशन लॉ, ठीक है। इसके बाद हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ लिया था, इसके बेस में कुछ क्वेश्चंस करे थे, कुछ फॉर्मूले देखे थे, टी की, एच की वैल्यू, आर की वैल्यू हमने देखी थी। और फिर हम बढ़ रहे थे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी एक समान वृत्तीय गति। तो एक समान वृत्तीय गति क्या होती है? जब भी कोई वस्तु जो है वृत्ताकार पथ पे चलती है तथा उसकी जो स्पीड है, उसकी जो चाल है, वो कुछ इस तरीके से होती है कि वो बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे, यानी उसकी चाल कांस्टेंट यानी स्थिर होती है, ठीक है। यानी बराबर समय अंतराल में जब भी कोई वस्तु बराबर दूरी तय करती है तो हम क्या कहते हैं उस वस्तु को कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है। अब यहाँ पर क्योंकि ये जो वस्तु है वो वृत्ताकार पथ में चल रही है, इसलिए हम ये कहेंगे कि यह वस्तु जो है एक समान वृत्तीय गति में है। तो एक समान वृत्तीय गति क्या होती है? जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे चलती है तथा उसकी जो स्पीड है, उसकी जो चाल है वो स्थिर होती है, कांस्टेंट होती है, वो चेंज नहीं होती, बदलती नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि यह वस्तु किसमें है? एक समान वृत्तीय गति में, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। इसके बाद हमने टाइम पीरियड के कॉन्सेप्ट को जाना था। तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड बेसिकली जब भी वस्तु जो है गति करती है, मान लीजिए हमारे पास कोई वस्तु है, ठीक है, ए वस्तु है, ये गतिशील है। कहाँ पे गतिशील है? एक वृत्ताकार पथ पर। ये वृत्ताकार पथ है, यहाँ पे ये क्या है? गतिशील है। अब जब ये यहाँ पे वृत्ताकार पथ पे चलेगी, तो जब ये चलेगी तो क्या करेगी? जब ये वापस अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाएगी तो हम ये कहेंगे कि इसने एक चक्कर पूरा कर, ठीक है। तो इस एक चक्कर को पूरा करने में जो समय लगता है उसे ही हम टाइम पीरियड कहते हैं। और इसको हम सेकंड में एक्सप्रेस करते हैं? सेकंड, यानी इसका जो मात्रक है वो क्या है? सेकंड, ठीक है। टाइम पीरियड इन circular motion is the time period is defined as the time taken by the object to complete one revolution on its circular path. वृत्ताकार गति में समयावधि या फिर हम कह सकते हैं आवर्त क्या होता है? बेसिकली को वस्तु द्वारा अपने वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसको हम टी से डिनोट करते हैं, ठीक है, जनरली डिनोटेड बाय टी एंड एक्सप्रेस इन सेकंड्स, यानी इसे हम सेकंड में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो टाइम पीरियड आपका हमेशा सेकंड में एक्सप्रेस होता है, या हम इसका जो मात्रक है वो क्या है? सेकंड, ठीक है। अब हम बात करते हैं आवृत्ति की, यानी फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट जो है आपने जो है आवर्ती गति में भी पढ़ा। बेसिकली अगर हम यहाँ पे सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति की बात करें तो इस केस में फ्रीक्वेंसी जो है उसे आप कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जो एक सेकंड है या एक यूनिट टाइम है, या सेकंड में मोस्टली हम इसे एक्सप्रेस करते हैं, तो एक सेकंड में जो आपकी वस्तु है वो अपने पथ का कितना चक्कर काटती है, कितने वो चक्कर लगा पाती है, वही उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई पथ है और यहाँ पे एक वस्तु जो है वो चल रही, इस तरीके से चल रही। अब क्या होता है, ये यहाँ पे गति कर रही है। जैसे ही इसने इस बिंदु P से चलना शुरू किया, जो कि इसका प्रारंभिक बिंदु था,
ठीक है। मान लीजिए इस वस्तु ने पी बिंदु से चलना शुरू किया, क्योंकि क्या है इसका प्रारंभिक बिंदु। हमने क्या करा, जैसे ही ये पी बिंदु से इसने चलना शुरू किया, हमने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर। अब ये देखा कि 1 सेकंड में इसने यहाँ पे जो है इस पी बिंदु को एक बार फिर दूसरी बार, यानी 2 बार इसने क्या किया, इसे जो है कवर कर लिया, या 2 चक्कर इसने अपने वृत्ताकार पथ के जो है काटे। तो हम ये कह सकते हैं जब इसने 2 चक्कर यहाँ पे पूरे किए हैं और कितने में, 1 सेकंड में, तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 हर्ट्ज। ठीक है। तो किसी भी सर्कुलर मोशन में अगर हम आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि किसी इकाई समय पर जो आपकी वस्तु है वो अपने पथ के कितने चक्कर जो है पूरे कर। ठीक है। तो यही आपकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब इसको हम न्यू से डिनोट करते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है पर सेकेंड होती है। ठीक है, पर सेकेंड होती है, या जिसे आप हर्ट्ज कहते हैं। ठीक है, वो होती है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो क्या है आपकी, हर्ट्ज या पर सेकेंड, प्रति सेकेंड। ठीक है। In circular motion, the frequency defined as the number of revolution completed by the object on its circular path in unit time. यानी वृत्ताकार गति में आवृत्ति को एक इकाई समय में वस्तु द्वारा उसके वृत्ताकार पथ पर पूरी की गए चक्कर या उसकी जो परिक्रमा है उसके संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, इसके साथ आप लिखेंगे, इसको हम न्यू से दर्शाते हैं। और इसका एसआई मात्रक पर सेकेंड या हर्ट्ज। It is denoted by nu and its SI unit is per second और ठीक है, इसे आप नोट करेंगे इसको, और आपका जो टाइम पीरियड है इसे आप नोट करेंगे। ठीक है बच्चों, मुझे आशा है आपने कंप्लीट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की। तो आपका जो अगला टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, यानी टी और न्यू के बीच में आपको संबंध बताना। तो हम इन दोनों के बीच का रिलेशन देखेंगे। तो हम मान लेते हैं, हम क्या मान लेते हैं, आप लिखेंगे, लेट अस कंसीडर द टाइम पीरियड of an object in uniform circular motion B T। मान लीजिए कोई वस्तु, मान लीजिए एक वस्तु एक समान वृत्तीय गति करता है तथा
उसका आवर्तकाल t है। मान लीजिए कि यह वस्तु 1 सेकंड में न्यू चक्कर लगाती है या न्यू परिक्रमा करती है। तो हमने क्या किया है, हमने एक वस्तु ली है और वो क्या कर रही है, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी एक समान वृत्तीय गति में इस तरीके से चल रही है। हमने इसका जो टाइम पीरियड लिया है वो t ले लिया है और ये माना है कि वो 1 सेकंड में न्यू, ठीक है, न्यू चक्कर लगाती है या न्यू परिक्रमा करती है, ठीक है, यानी न्यू जो है इसका रेवोल्यूशन। अब अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, अगर हम बात करें, अभी हमने टाइम पीरियड के कॉन्सेप्ट को समझा और हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि टाइम पीरियड क्या होता है कि जो आपका एक रेवोल्यूशन को पूरा करने में जो है आपकी वस्तु को कितना समय, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपकी जो वस्तु है वो क्या कर रही है, वो जो है 1 सेकंड में न्यू रेवोल्यूशन पूरे कर, ठीक है, न्यू चक्कर काट। तो आपका जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो हो जाएगा 1 सेकंड लग रहे हैं और चक्कर कितने लग रहे हैं, न्यू। तो ये क्या हो जाएगा, इसका रिलेशन t इक्वल्स टू 1/न्यू, ठीक है। अब ये आपका t इक्वल्स टू 1/न्यू हो गया है, तो आप इसे लिख सकते हैं न्यू इक्वल्स टू 1/t भी आप इसे लिख सकते हैं या आप इसे लिख सकते हैं t न्यू इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये इसका रिलेशन हो गया, t बराबर 1/न्यू, न्यू बराबर 1/t और t न्यू इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे t क्या है, आपका टाइम पीरियड है, ठीक है, और न्यू क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, आवृत्ति, ठीक है। तो ये आपकी आवृत्ति, तो ये क्या है, इसका रिलेशन। ये हो गया आपका, चाहे आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इनके बीच में संबंध, ठीक है, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो आपका अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन, तो अगला टॉपिक है आपका रिलेशन बिटवीन न्यू टी ओमेगा, ठीक है। अब हम इसके बीच में रिलेशन, अब यहाँ पर भी हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक वस्तु है जो वृत्ताकार पथ में चल रही है। अब ये जो वस्तु है, ठीक है, मान लीजिए वस्तु वृत्ताकार पथ पे चल रही है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से चल रही है। अब हम मान लेते हैं कि ये जो वस्तु है वो क्या करती है, एक रेवोल्यूशन पूरा करती है, एक पूरी चक्कर लगाती है, अपने पथ का पूरा चक्कर लगाती है, ठीक है। और न्यू क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है। अब जब ये वस्तु जो है यहां मान लीजिए एक बिंदु से चलना शुरू किया इसने, ये एक रेवोल्यूशन कर लगा रही है, तो ये एक ए बिंदु से चलना शुरू किया, फिर जब ये यहाँ पे पहुंची यानी वापस ए बिंदु पे पहुंचेगी, तो यहाँ पे जो आपका जो अगर हम यहाँ पे थीटा की बात करें, एंगल की बात, ठीक है, यहाँ पे से चलना शुरू किया इसने, ऐसे मान लीजिए ये वस्तु थी, ये इस वस्तु का क्या है, यहाँ पे इसका रेडियस हो, अब ये चलना शुरू किया, इस तरीके से गई 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 और इसने क्या किया, पूरी परिक्रमा पूरी कर दी, एक रेवोल्यूशन पूरा कर दी, वापस वहीं पे पहुंच गई। तो इसके द्वारा
जो एंगल, जो इसने एंगल लिया है या जो इसका एंगल है वो क्या हो, जिस जहां से इसने शुरू किया, ए बिंदु से शुरू किया, वापस ए बिंदु पे गई, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कितना हो। जैसे हुबाओ, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। हेलो, आपको हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। आपका नाम क्या है? मैम किरण जोशी। ठीक है किरण बेटा, आप ये बताइए कि यहाँ पे कोणीय विस्थापन क्या होगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी अगर वस्तु ए बिंदु से चलना शुरू करती है और फिर वापस ए बिंदु पे आ जाती है। और आप ये जानते हैं कि जो पथ है वो कैसा है, सर्कुलर, वृत्ताकार पथ है। तो यहाँ पे एंगुलर, मैम ये जो एक बार पूरा एंगल, दोबारा समझा दीजिए। एक वस्तु है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, वो इस सर्कुलर पाथ में यानी वृत्ताकार पथ पे चल रहा है, ठीक है। उसने ए बिंदु से शुरू किया चलना, चला इस तरीके से चला, फिर क्या हुआ, वो वापस ए बिंदु पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन कितना हो, थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू क्या होगी, ऐसे चला, थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये पूरा यहाँ पे है मैम 180 डिग्री। अगर वस्तु यहाँ से चलती है फिर ये यहाँ पे आएगी, मान लीजिए इसके सामने पहुंची यहाँ पे, तो ये एंगल कितना होगा, बिल्कुल सामने सामने पॉइंट, ये बी पॉइंट बिल्कुल सामने है और ये एक सीधी लाइन बना रहे हैं यहाँ पे, यानी पूरा डायमीटर बन रहा है, व्यास बन रहा है ये पूरा। तो ये एंगल कितना होगा यहाँ पे, ये कितना होगा, 180। ये 180 होगा, ठीक है। और अगर ये जो है यहाँ पे पहुंच जाए, यहाँ से वस्तु गई यहाँ पे पहुंच गई, यानी यहीं पे आ गई वापस, तो ये पूरा एंगल कितना बन गया, मैम 360 डिग्री। हाँ वेरी गुड, 360। 360 को और आप क्या लिख सकते हैं, पाई में, पाई की वैल्यू क्या होती है, 180, 2 पाई कितना होगा आपका, 360 डिग्री, तो आप इसे 2 पाई लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड बेटा, बैठ जाइए आप, सब तालियां बजाएंगे, वेरी गुड बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, वस्तु ए बिंदु से शुरू हुई चलना, वापस पहुंची कहाँ पे, ए, तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी होगी, 360 यानी 2 पाई, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका, थीटा की वैल्यू आपकी 2 पाई हो जाए। अब ये क्या है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कोणीय विस्थापन। और आप क्या जानते हैं कि ओमेगा क्या होता है आपका, एंगुलर वेलोसिटी, क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, ओमेगा कोणीय वेग होता है। तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू क्या होगा, कोणीय विस्थापन बटा समय, ठीक है। अब हम ये मान लेते हैं कि ये जो वस्तु है, ये वस्तु क्या कर रही है, ये जब एक चक्कर पूरा कर रही है तो इसके द्वारा जो समय लगाया जा रहा है वो है टी, ठीक है। थीटा क्या है आपका कोणीय विस्थापन, जो कि आपका 2 पाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी, ओमेगा इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी है, 2 पाई, स्मॉल टी कितना है आपका, टी, यानी जो टाइम पीरियड है वो हमने कितना लिया है, कैपिटल टी, तो यहाँ पे आप कैपिटल टी लिख देंगे। हम और क्या जानते हैं, टी और न्यू के बीच का रिलेशन, अभी जो हमने डिस्कस किया, ठीक है, जीआईसी स्वभाव, टी और न्यू के बीच का रिलेशन, इन दोनों के बीच का संबंध बताइए, अभी जो हमने डिस्कस किया था पिछले डेरिवेशन में। माइक ले लीजिए। हेलो मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा, आपका गुड नाम मॉर्निंग क्या है? मैम। मैम नेहा जोशी। ठीक है, तो नेहा बेटा आप ये बताइए कि इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, टी और न्यू के बीच में। मैम टीवी इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, वेरी गुड, टीवी बराबर 1 होता है, या अगर आपको टी की वैल्यू बतानी हो तो कितनी होगी न्यू में, टी बराबर कितना होगा, मैम 1 अपॉन म्यू। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, ये वेरी गुड, तो ताले बजाएंगे, वेरी गुड बेटा, ठीक है, बैठ जाइए। तो टी बराबर आपका क्या होता है, 1 बाय न्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आप वैल्यू रख देंगे, 2 पाई टी की जगह रखेंगे
1/ν, ठीक है। अब क्या होगा, साइड में लिख देंगे आप, सिंस इक्वल्स टू 1/ν, तो ये आया। अब ये न्यू क्या है, डिनोमिनेटर में भी नीचे है तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है, न्यू ऊपर आ जाएगा तो ओमेगा बराबर हो जाएगा आपका 2π न्यू, ठीक है, ये आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ओमेगा बराबर आ गया है θ/t, ठीक है, या आप लिख सकते हैं 2π/t या 2π न्यू, ठीक है। तो ये रिलेशन है, नोट कीजिए। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक है आपका अभिकेंद्रीय त्वरण यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब अभी तक हमने किसकी बात करी, सर्कुलर मोशन की, वृत्तीय गति की। हमने ये कहा कि जब कोई वस्तु है वो क्या करती है, वृत्तीय गति करती है, कुछ इस तरीके, ठीक है। अब जब भी कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है तो क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे हम यूनिफॉर्म, आपका जो यूनिफॉर्म मोशन है उसकी बात करें। तो जब भी आपकी वस्तु इस तरीके से गति करती है तो इसका कुछ वेग होता है, और आप ये जानते हैं कि जो वेग होती है उसकी दिशा, तो यहाँ पे जो इसका जो वेग होगा वो आपका कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, इस तरीके से। यानी जो ये वस्तु है जब ये वृत्ताकार पथ पे जो है गति करती है तो इसका जो वेग की दिशा होती है वो आपकी इस तरीके से टेंजेंट की फॉर्म में होती है, या जो आपकी स्पर्श रेखा है उसकी दिशा में होती है, ठीक है। अब हर पॉइंट में क्या होता है, यहाँ पे आपका जो है वेलोसिटी जो है वो आपकी बदलती रहती है हर एक पॉइंट में। क्यों बदल रही है, क्योंकि यहाँ पे दिशा में परिवर्तन आ रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी दिशा, इसके वेग की दिशा यहाँ है, यहाँ पे इधर है, यहाँ पे इधर है, इधर पे रहेगा तो यहाँ पे होगी, इस तरीके से क्या होगी, वेग की दिशा हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वेग की दिशा में परिवर्तन आ रहा है। अब वेग की दिशा में परिवर्तन आ रहा है, यहाँ पे वेग की दिशा में परिवर्तन के कारण, यानी आप ये जानते हैं कि समय के साथ जब वेग में परिवर्तन आता है तो हमारे पास कौन सी क्वांटिटी आती है, एक्सेलरेशन यानी त्वरण। त्वरण क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी समय के साथ वेग में परिवर्तन। अब यहाँ पे भी क्या होगा, त्वरण होगा, और ये जो त्वरण होगा वो आपकी रेडियस की, या जो आपकी त्रिज्या होता है उसकी तरफ लगेगा, यानी अंदर की तरफ, इस तरीके से, ठीक है। जब भी कोई वस्तु क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन में, वृत्ताकार पथ में चल रही होती है तो उसका जो एक्सेलरेशन है, उसका जो त्वरण है वो भीतर की तरफ लगता है, उसके केंद्र की तरफ लगता है। और कहाँ पे लगता है, रेडियस में, यानी त्रिज्या के तरफ। वहीं उसकी जो वेलोसिटी होती है हर पॉइंट पर चेंज होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसकी दिशा में परिवर्तन है, ठीक है। उसके मैग्नीट्यूड में, परिमाण में परिवर्तन तो नहीं आएगा, लेकिन दिशा में परिवर्तन आ रहा है, जिस कारण क्या हो रहा है, आपका जो है यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये जो एक्सेलरेशन है, ये जो त्वरण है, क्योंकि आपके सेंटर की ओर लगता है, इसी को हम अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर लगता है, सेंटर की ओर, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया, एक पत्थर लिया, उसे एक धागे से बांध दिया, ठीक है। अब एक सिरे को तो धागे से जो है पत्थर से बांध दिया, ठीक है, एक धागे का एक सिरा पत्थर से बांध दिया, दूसरा सिरा आपके हाथ में, आप उसके दूसरे सिरे से पकड़ के उसे गोल गोल घुमाएंगे, तो आप ये जानते हैं पत्थर गोल गोल घूमेगा। अब गोल गोल घूमेगा तो उसके टेंजेंट में क्या होगा, वेग में परिवर्तन आएगा, क्योंकि उसकी दिशा में परिवर्तन आ रहा है। और अगर हम बात करें धागे की, धागे के अलोंग कौन सा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, आपका अभिकेंद्रीय त्वरण। धागे के अलोंग क्या होगा, धागे के अलोंग आपका यहाँ पे त्वरण प्रोड्यूस होगा, और या त्वरण की दिशा होगी, और इसी को हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय त्वरण, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन acting on the body undergoing uniform circular motion
इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक समान वृत्ताकार गति से गुजर रही वस्तु पर कार्य करने वाले अभिकेंद्रीय त्वरण को अभिकेंद्रीय त्वरण करने वाले त्वरण को अभिकेंद्रीय त्वरण कहा जाता है। ठीक है, तो हमेशा जो आपका अभिकेंद्रीय त्वरण है वो किधर लगता है, भीतर की ओर, सेंटर की। ठीक है, इस तरीके से, यहाँ पे अगर वस्तु है तो इधर पे लगेगा। ठीक है, इस तरीके से लगता है। आपको ये समझ में आ गया है अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होता है? अगर आ गया तो हाथ खड़ा कीजिए। ठीक है, तो बच्चों आज हमने कुछ आपके डेरिवेशंस देखे, जिसमें हमने कुछ रिलेशन डिस्कस किए, साथ ही साथ हमने यूनिफॉर्म जो आपका मोशन है, बेसिकली हमने यहाँ पे एक समान वृत्तीय गति के कॉन्सेप्ट को भी जाना, साथ ही साथ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को समझा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टॉपिक का डेरिवेशन करेंगे, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस आपके डिस्कस करेंगे। तो आपको जितना आज पढ़ाया गया है रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।